16 दिसंबर 1971। ढाका का आसमान धुएं से ढका था। गोलियों की गूंज अब थम चुकी थी। पाकिस्तानी सेना के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी अपने बंकर में हांफते हुए इधर उधर देख रहे थे। डर, हार और बेबसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उधर पाकिस्तान हाई कमांड के कई और लोग भी मौजूद थे और ये सलाह मशवरा चल रहा था कि भारत के सामने घुटने टेकने हैं या नहीं। तभी अचानक इंडियन आर्मी उस बंकर के चारों तरफ गोला बारूद बरसाते हुए पूरे इलाके का सफाया कर देती है, लेकिन उस बिल्डिंग को एक भी खरोच नहीं पहुंचाती। फिर पाकिस्तानी सेना के रेडियो से एक कड़कती हुई आवाज गूंजती है, इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मॉनकेशॉ और सैम बहादुर की आवाज। उन्होंने कहा, आपकी एयरफोर्स पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब भी वक्त है, सरेंडर कर दो, वरना हम बिना किसी दया के आपकी पाकिस्तानी सेना का सफाया कर देंगे। जनरल नियाजी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और हाथ में सफेद झंडा थामे वो भारतीय सेना के सामने घुटने टेक देते हैं। इस जंग में सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलवाकर भारत ने इतिहास रच दिया था और एक ही झटके में लगभग 9300 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बना लिया था, जो इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद भारत पाकिस्तान से पीओके क्यों नहीं ले पाया और क्यों 1972 के शिमला एग्रीमेंट में भारत ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान के 9300 सैनिकों को रिहा कर दिया और कश्मीर में युद्ध विराम रेखा या सीज फायर लाइन को ही लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित कर दिया। क्या सैम बहादुर और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त पाकिस्तान से अपने कश्मीर का हिस्सा वापस ले सकते थे या नहीं? और क्या पीएम इंदिरा गांधी पाकिस्तान के सामने कमजोर पड़ गई थी? जानेंगे इस आंखें खोल देने वाले वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको फील्ड मार्शल सैम मॉनकेशॉ और भारतीय सेना पर गर्व है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान से पीओके ले सकता था या नहीं, ये जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। तो उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 10 मार्च 1971 के दिन पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि उनकी कार्यकाल तो 1996 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार जनता ने उन पर भरोसा दिखाया था, इसलिए उन्हें खुद पर लगा गूंगी गुड़िया का टैग हटाना था। इसके लिए उन्होंने कुछ बड़ा कदम भी उठाया। उसी साल ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा सिविल वॉर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। पाकिस्तान की भेदभाव की पॉलिसी से परेशान होकर पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने लिए अलग देश बनाने की मांग पर अड़े रहे, जो देख इंदिरा गांधी के इलेक्शन जीतने के मैच 15 दिन बाद यानी 25 मार्च के दिन पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान की सेना ने अपने ही लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। लाखों लोग उनकी लाठियों के वार का शिकार हो रहे थे। उनकी गोलियों से हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे थे। लाखों महिलाओं के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री ने काफी बदसलूकी की। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1 करोड़ पाकिस्तानी रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भारत आ गए। अब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ ही चुनाव जीता था और इंडिया इकोनॉमिकली क्राइसिस में था। ऐसे में 1 करोड़ रिफ्यूजीज को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी पीएम इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मॉनकेशॉ को मिलने बुलाया और कहा कि मुझे पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी दिलवानी है। जो सुन सैम बोले, ये काम अभी नहीं हो सकता, जिसके पीछे 4 कारण हैं। पहला, हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान के नए नक्शे नहीं हैं। ऐसे में हम बिना जानकारी के घुसेंगे तो सामने अड्डा जमाए बैठे दुश्मन को ही फायदा होगा। दूसरा, जून जुलाई में बारिश होगी और बरसात के समय हम नुकसान में रहेंगे क्योंकि हमारी सेना और टैंक की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तीसरा, इस वक्त गर्मियों का मौसम है, इसलिए बर्फ पिघली हुई है। ऐसे में पाकिस्तान का बाप चीन इस जंग में घुसना चाहेगा। वो तो नॉर्थ में हमारे स्टेट्स पर हमला कर सकता है। चौथा, हमें सेना, हथियार और अटैक प्लान तैयार करने की जरूरत है क्योंकि बहुत समय से कोई युद्ध नहीं हुआ है। इसलिए आप मुझे 15 नवंबर तक का समय दो। पीएम इंदिरा गांधी को भी ये पॉइंट्स बिल्कुल सही लगे और उन्होंने ग्लोबल लेवल पर वॉर की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले वो सीधा सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के पास गए
और उनके साथ 25 साल का एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध होगा तो यूएसएसआर को बिना किसी सवाल के साथ देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि उन्होंने यूएसएसआर की जगह अमेरिका को क्यों नहीं चुना, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भारत और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जलते थे और पाकिस्तान उनके तल में चाटता था, तो पाकिस्तान उन्हें बहुत प्यारा था। अब पालतू कुत्ता भला किसे नहीं पसंद। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पहले यूएसएसआर, फिर सऊदी अरब और बाकी अरब देशों समेत अपने सभी मित्र राष्ट्रों से मदद मांगी और पूरी तैयारी कर ली। इधर पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में हो रही विद्रोह की जिम्मेदारी भारत पर थोप दी, लेकिन जनरल सैम बहादुर ने इंदिरा गांधी से कहा, हम पहले दुश्मन को हमला करने देते हैं, जिससे हमारी शांति प्रिय देश की छवि भी बरकरार रहेगी, और पाकिस्तान वैसे ही बौखला गया है, इसलिए वो गलती करेगा ही। फिर आया 3 दिसंबर 1971 का वो दिन जब ऑपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तानी वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स के कई एयरफील्ड्स पर हमला करके अपनी करतूत से हिंदुस्तानी फौजियों का खून खौला दिया और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यहीं से शुरू हुई 1971 की इंडो पाक वॉर। 4 दिसंबर के दिन भारत ने जैसे ही जवाबी हमला शुरू किया, अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर बुरी तरह से बौखला गए। उन्हें डर था कि अगर पाकिस्तान का ईस्ट विंग यानी पूर्वी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया तो दक्षिण एशिया में अमेरिका का सबसे वफादार मोहरा खत्म हो जाएगा, और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अमेरिका ने अपने सबसे घातक और आधुनिक 7th फ्लीट को साउथ चाइना सी से बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया, और उस फ्लीट में शामिल था यूएसएस एंटरप्राइज, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर एड एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो अमेरिका न्यूक्लियर पावर के साथ दखल देगा। लेकिन अमेरिका भूल गया कि इंदिरा गांधी कोई आम नेता नहीं थी, और जैसे ही अमेरिका बेड़ा हिंद महासागर की तरफ बढ़ा, तभी पीएम इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन को एक सीक्रेट मैसेज दिया, जिसके बाद जो हुआ उससे अमेरिका पूरी तरह से हिल गया। तारीख थी 12 दिसंबर 1971 और सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप्स को एक पूरा बेड़ा बे ऑफ बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। एक तरफ यूएसएस एंटरप्राइजेज बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो रहा था, तो दूसरी तरफ सोवियत की परमाणु पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों से उसका रास्ता रोकने पहुंच चुकी थी। यानी अब महासागर में इतिहास का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे टेंशन भरा न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ खड़ा हो चुका था। रूस की पनडुब्बियां अमेरिका के जहाजों को सीधा संदेश दे रही थी, अगर आपने भारत पर हमला किया तो यह हमला सीधा सोवियत संघ पर माना जाएगा और हम जवाब देंगे, परमाणु जवाब। अब अमेरिका के पास 2 ही रास्ते थे, या तो भारत से टकराकर एक न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर छेड़ दे, या फिर यूएसएस एंटरप्राइज को चुपचाप वापस बुला ले, और अमेरिका ने दूसरा रास्ता चुना। यूएसएस एंटरप्राइज बिना एक भी गोली चलाए बंगाल की खाड़ी से वापस लौट गया और इंदिरा गांधी ने एक महायुद्ध बिना लड़े ही जीत लिया। दूसरी तरफ जनरल सैम मॉनकेशॉ की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने महज 12 दिनों में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और उनकी कुल सेना का 1/3 हिस्सा यानी कि 93,000 सैनिक बंदी बना लिए गए, जिसके बाद 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तानी सेना के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने मिलिट्री सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश आजाद हो गया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके क्यों नहीं लिया, और क्यों 93,000 सैनिकों को बिना किसी शर्त के वापस कर दिया गया? चलिए अब इसे डिटेल से समझते हैं। तो 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को भी कब्जे में ले लिया था, जबकि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी रिश्ते सुधारने की कवायद में एक मुलाकात की जगह एक तारीख तय हुई। इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बना बार्नेस कोर्ट, जो आज हिमाचल प्रदेश का राजभवन है। शहर था शिमला और तारीख 28 जून से 2 जुलाई 1972। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों के साथ शिमला कूच किया, जबकि पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो अपने 84 सलाहकार और बेटी को भी लेकर भारत में दाखिल हुए। करीब 5 दिनों तक चली इस मीटिंग के बाद 2 जुलाई रात 12:40 पर टाइपराइटर पर 6 पैराग्राफ लिखे गए, जिसमें एक तरफ इंदिरा गांधी ने दस्तखत किए, दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और शिमला एग्रीमेंट हो गया।
जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को भी रिहा कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल को अप्रूव करके पीओके पाकिस्तान को दे दिया और जमीन भी वापस कर दी। बदले में पाकिस्तान ने भारत को कुछ नहीं दिया, लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए, 1971 की जंग में यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया, इसलिए अमेरिका और चीन चुप रहे थे। भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन जंग के बाद यूएसएसआर ने भारत से कहा अब जल्दी ही सिचुएशन को डिस्केलेट करो, यानी मामला खत्म करो, क्योंकि अब हम आपका ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जिसके पीछे उन्होंने कुछ कारण बताए। उन्होंने कहा कि 1971 में रेफ्यूजी क्राइसिस था जो अब नहीं है, यानी जो 1 करोड़ लोग भारत में आए थे वो अब भारत से वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। यानी दुनिया जिन रिफ्यूजीज के ह्यूमन राइट्स के लिए आपके साथ खड़ी थी, अब वो नहीं थे, तो अब दूसरे देश आपका साथ कैसे देंगे? इसके अलावा भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहा है। ऐसे में आप 93,000 प्रिजनर्स और ऑफ वॉर यानी पाकिस्तानी सैनिकों को कब तक बिठाकर खिलाओगे? वहीं एक और युद्ध लड़ने के लिए भी आपके पास फंड्स नहीं है। साथ ही पश्चिम बंगाल में एक पॉपुलर डिमांड भी थी, भारत आकर हमें आज़ादी दिलवाए, लेकिन पीओके में ऐसी कोई डिमांड नहीं है, बल्कि वहां के लोग का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि वो पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के समर्थन में है। वहीं अमेरिका और चीन भी पाकिस्तान के समर्थन में है। ऐसे में आपको जल्द ही इसका समाधान निकालना चाहिए। यहाँ एक और बात बताई जाती है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते की मीटिंग के दौरान कहा, हमने अपने 93,000 सैनिक नहीं चाहिए, आप उन्हें रखो या मार दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन सैनिकों को वापस भेजकर और समझौता करके जो कूटनीतिक फैसला लिया था उसकी आलोचना अब भी की जाती है। लेकिन अब जब हम इन बातों को डिटेल में समझते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका फैसला बिल्कुल सही था और उस वक्त पीओके को नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि जिद और जंग के सामने उन्होंने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल लेवल पर इंडिया की पावरफुल छवि बनाए रखने का फैसला किया। तो दोस्तों, क्या भारत को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेना चाहिए, या फिर अब वहां फैला आतंकवाद, जनता के दिल में घुली नफरत और पाकिस्तानी सेना के हमलों की नाकामयाब कोशिशें इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट यानी खतरा बनेंगी? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 4100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और भारत के इतिहास की ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।